सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 12वीं का प्रकरण पहलवान की ढोलक। नाम कितना इंटरेस्टिंग है छात्रों, पहलवान की ढोलक। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये इसमें क्या कहते हैं, नाम के अकॉर्डिंग ही पाठ है। पहलवान की ढोलक, ढोलक की तरह से पहलवान के पैरों का थिरकना, पहलवान की क्रियाएं होना। जिस प्रकार ढोलक पे थप 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 होता है, उसी प्रकार जो पहलवान के पैर हैं, उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इसके लेखक हैं, वो आंचलिक उपन्यास लिखने में माहिर हैं और इनका जो मेला आंचल उपन्यास है, वो एक अंचल पर, मान लो अंचल क्या होता है, एक आंचल मीन्स एक पोर्शन को लेकर जो लिखना। मान लो कुरुक्षेत्र है, इसके एक पोर्शन मीन्स शांतिनगर भी हो सकता है, मोहन नगर भी हो सकता है। मोहन नगर के बारे में ही सब कुछ लिखना, वो आंचलिक उपन्यास है। किसी एक भाग को आधार बनाकर लिखना आंचलिक उपन्यास है। और फणीश्वर नाथ जो रेणु है, ये आंचलिक उपन्यास की इनको उपाधि दी गई है। इनकी भाषा भी सरल है, छात्रों के अनुकूल, पढ़ने वालों के अनुकूल ये अपनी भाषा को ढाल लेते हैं, क्योंकि इनके शब्दों में, जैसे कि मैंने बताया, आंचलिक एक अंचल को, एक छोर को, एक पोर्शन को आधार बनाकर लिखते हैं। जब ये जहां का भी आधार बनाकर उपन्यास लिखते हैं, वहीं की भाषा के जो शब्द हैं वो इनकी भाषा में आ जाते हैं, इनकी भाषाओं में मिश्रण हो जाता है। ठीक है छात्रों, सबसे पहले हम जो गलता लोहा है इसका सार पढ़ेंगे। सार के बाद फिर से हम पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। उसके लिए छात्रों आप पेज नंबर 106 106 आरोहों की पुस्तक का 106 पेज निकालना है, पेंसिल साथ में रखनी है और मेरे साथ पठन करना है। सुनिए, सन 1954 में 1954 में उनका बहुचर्चित, जो ज्यादा चर्चा का विषय रहा, आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ। आंचलिक उपन्यास मेला आंचल, जिसमें हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा मिली। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ शुरुआत हुई मानी जाती है। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया है, सेंटर में ला खड़ा कर दिया है। लोकगीत, इनकी भाषा में क्या है, लोकगीत, लोकोक्तियां, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज और नायक की जगह अंचल को ही नायक बना लिया है। इनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। इनकी भाषाओं की विशेषताएं लिखिए छात्रों, जो आपकी बुक में नहीं है और मैं लिखवा रही हूं। ठीक है, नंबर 1, फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार है। नंबर 1, ये कौन से कथाकार हैं, आंचलिक। नंबर 2, सामान्य बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो सामान्य भाषा। नंबर 3, इनकी
अत्यंत गंभीरता है। थोड़े में ज्यादा कहते हैं, शब्द कम लिखते हैं और उनका अर्थ ज्यादा होता है। अनेक स्थानों पर ग्रामीण और नगरीय भाषा का, जो नगर की भाषा है, उसका भी वर्णन किया है। नंबर 5, उर्दू और फारसी आदि के शब्दों की भी भरमार है। लोकोक्तियों का भी इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। अब छात्रों हम पाठ का सार करते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुनोगे, मुझे उम्मीद है। आप देखिए, जो हमारा सार है उसको सुनना है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। ये इनकी कहानी है, पहलवान की ढोलक। यह कहानी कथाकार जो हमारे रेणु जी हैं की समस्त विशेषताओं को, जो सारी की सारी विशेषताएं मैंने बताई, एक साथ अभिव्यक्त करती हैं, एक साथ दर्शाती हैं। रेणु की लेखनी में जो वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अपने गांव के बारे में, अपने अंचल के बारे में और उनकी संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र, जितने भी पात्र हैं, कलाकार हैं, वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। उनकी कहानी को पढ़कर ये नहीं लगता कि ये कहानी है, ऐसा लगता है जो वो पात्र है, जो कैरेक्टर है, वो सच में कि उसी पर बेस वो कहानी हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण वो कहीं नहीं मिलता, अत्यंत दुर्लभ है छात्रों। रेणु वैसे गिने चुने, जो गिनती चुनती की हैं कलाकार या कथाकारों में से एक है, जिन्होंने गद्य में, गद्य क्या होते हैं? कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की, आप छात्रों इसको अंडरलाइन करना है, ढोलक की उठती गिरती आवाज कभी ऊपर उठ जाती है, कभी नीचे गिर जाती है, और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य, सामंजस्य क्या होता है? तालमेल दुर्लभ है कि ढोल की ताल की कभी ऊंची जाती हुई आवाज और कभी नीचे आती हुई आवाज का सामंजस्य किससे किया गया है? एक पहलवान के क्रियाकलापों के द्वारा। इन विशेषताओं के कारण रेणु की यह कहानी, यह व्यवस्था मीन्स बदलने के, व्यवस्था क्या होती है? इंतजाम के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। ठीक है छात्रों, अब देखिए, राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर, जो राजा साहब थे उनकी जगह नए राजकुमार आए। जब जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सत्ता का परिवर्तन नहीं है, सत्ता का बदलाव नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने की, जो पुराना था वो पूरी तरह से बदल जाता है और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का आरोप है कि पुराने को तो बिल्कुल ही भूल जाना और नया अपने तरीके से चलाना। यह है भारत पर, जैसे भारत को क्या बोला? भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है कि भारत को इंडिया जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार ये कहानी है। जो लुट्टन है, ये कलाकार है, ये नाम है लुट्टन पहलवान। जो इस पहलवान का नाम क्या है? वो लुट्टन है, को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहिता, निरीहिता क्या होती है? लाचारीपन की भूमि पर पटक देती है, गिरा देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी, जो पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, फिर पहलवान के बारे में क्या शौक रह जाते जो उसके, फिर भी पहलवान जीवन ढोल के बोल में अपने
आपको न सिर्फ जिलाए रखना चाहता है, जिलाए मीन्स जिंदा रखना चाहता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। कहानी के अंत में जो महामारी है वो भूख से है। भूख महामारी से दम तोड़ रहे की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र, यह अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। तो इस करुणा में फिर दया त्रासदी में जो भयंकर त्रासदी आई हुई है, दुख आया हुआ है, में जो लुट्टन नाम का व्यक्ति है, पहलवान है, हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। ये इसको अब रेखांकित करना जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। वह पोल जो खोलता है वो किसकी है? पुरानी व्यवस्था की है, इंतजाम की है, या नई व्यवस्था की है, या नए इंतजाम की है? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, उसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है छात्रों। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है, ठीक है, जिसको आपको ही उत्तर ढूंढने हैं पहलवान की ढोलक के माध्यम से। अब छात्रों हमारा पाठ शुरू होता है, जो है आपका पेज नंबर 108 108। स्टोरी है, एक कहानी है अंचल की, एक कस्बे की, एक पोर्शन टाउन की, ठीक है, ध्यान से सुनना। जाड़े का दिन था। जाड़ा क्या होता है? सर्दी के दिन थे। अमावस्या की रात ठंडी और काली रात। अमावस्या में क्या होती है छात्रों? अमावस्या जब होती है तो काली रात होती है, और पूर्णमासी जब होती है तो चांदनी रात होती है, ठीक। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव शिशु की तरह, जैसे एक बच्चा ठंड के मारे थर थर कांप रहा था। पूरा गांव ठंड की चपेट में था। पुरानी और उजड़ी बांस और फूस की झोपड़ियां, जो बांस से बनी हुई थी और घास से बनी हुई थी, झोपड़ियों में अंधकार था, अंधेरा था और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था, मिला हुआ राज्य था। अंधेरा था और निस्तब्धता थी, मीन्स सन्नाटा था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता, करुण सिसकियां लेना और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। हृदय में दबाना, अपने दिल में दबाने की कोशिश करना, चेष्टा करना, कोशिश करना। आकाश में तारे चमक रहे थे। जिस सर्दी की बात है उसका वर्णन है कि आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। जो धरती थी वो अंधकार में डूबी हुई थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, जिसको दया आ गई, अगर वो टूटकर भावुक तारा, भावुक नाम दया नाम, पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति मीन्स जो उसका प्रकाश था, पूर्ण शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, और जो दूसरे तारे थे वो खिलखिलाकर हंसना शुरू कर देते थे। ये तो छात्रों इंसान का भी रवैया यही है। जब एक गिरता है दूसरा कोई उठाने नहीं आता, बल्कि उसके गिरने को मजाक बना लिया जाता है। हमें उठाने वाला बनना चाहिए, गिराने वाले को उठाने वाला हमें बनना चाहिए, हंसने वाला छात्रों नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सियारों का क्रंदन, सियार कहते हैं गिद्दड़, क्रंदन रोना और पेचक
कि डरावनी आवाज, कभी कभी निस्तब्धता सन्नाटे को अवश्य भंग कर देती थी। जो गिद्दड़ थे या सियार थे, उनकी जो डरावनी आवाज थी उस अंधेरे को भी कई बार भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कई करने की आवाज आती थी। करहाने की आवाज आती थी, जब सर्दी से कांपते हैं उसकी आवाज आ रही थी। क्या बोलते थे? हरे रामा, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। सिर्फ वो क्या बोलते थे? हरे रामा, हे भगवान की टेर आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, कमजोर गले से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। ठंड के मारे उनका बुरा हाल था। पर इससे रात्रि की, जो रात की निस्तब्धता, मीन्स जो सन्नाटा था, विशेष जो बाधा थी वो नहीं पड़ती थी। उनके करहाने से या भगवान का नाम लेने से भी वो सन्नाटा कम नहीं होता था। कुत्तों में परिस्थिति को, जैसे कि कहते हैं कुत्ता आने वाली परिस्थिति को भांप लेता है, उसमें ये सेंस होती है। यही इसमें बताया गया है, कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की, पहचानने की एक विशेष बुद्धि होती है। वो क्योंकि कुत्ता जो जानवर है वो कान को धरती पर लगाकर सोता है, और धरती में जैसे ही भूकंप आता है या जो भी परिस्थिति होती है वो भौंकना शुरू कर देता है। कहते हैं कि कुत्ते को आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो भविष्य की भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा इसमें है कि ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के बुरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते हैं। जो राख कहते हैं ना, जब उपले जलते हैं, राख बन जाती है, तो वो क्या करते हैं, बाहर जो लोग फेंक देते हैं, उसके ऊपर वो अपने आप को सिमेट कर उस राख के ऊपर डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी उनके शरीर को आ सके। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। जो वो कुत्ते थे वो मिलकर भी रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती थी। जो रात थी वो अंधेरे में ही चलती रहती थी, और उसकी सारी भीषणता, जो भयानकता थी, जो कठोरता थी, को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक, उसको कौन काटता था? जो वो पहलवान था और ढोलक बजाता था, सिर्फ वो ही उस अंधकार को अलग कर सकती थी। उसकी ढोलक, पहलवान की ढोलक। संध्या में शाम से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से, एक ही लय के साथ वो ढोलक बजाता था पहलवान। क्या बोलती थी वो ढोलक? चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, ये आवाज निकलती थी उस ढोलक से। यानी आ जा भिड़ जा, आओ और भिड़ जाओ, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में क्या होता था? चटा चट धा, चटा चट धा, यानी उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो। ये ढोलक के माध्यम से वो ये आवाज बताता था कि जो मुसीबत है उसको उठाकर पटक दो। ढोलक की जो सुर थे, देखिए क्या था? गिड़ धा चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, मुझसे लड़। बीच बीच में वो क्या होता था? चटा चट धा, चटा चट धा, यानी उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो। यही आवाज मृत, जो मृत मीन्स मरे हुए, गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुटन जो नाम था उस पहलवान का, उसका नाम क्या था? लुटन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुटन सिंह पहलवान को होल इंडिया, होल मीन्स पूरा भारत भर के लोग जानते हैं। वो क्या कहता था कि जो मैं हूं, मैं पहलवान हूं, लुटन सिंह मुझे सभी जानते हैं, लेकिन किंतु उसके ढोल इंडिया की सीमा शायद
एक जिले की सीमा के बराबर की हो, जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, जो उसके डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वो उसको जानते थे। छात्रों, आज हम इस पाठ का पठन इतना ही करेंगे। अगले प्रकरण में हम इस पाठ की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जितना आपको पाठ पढ़ाया गया है उतना आपको पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर पहले आप अपने आप छांटोगे, फिर मैं पीडीएफ दूंगी। उस पीडीएफ से आपको 2-2 करके 1 वीक तक ये चैप्टर पूरा करना है। ठीक है छात्रों, अपने ध्यान रखिए और काम करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।